हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना जो क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस, उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास हमने कॉलिटी प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिए थे एंड फर्स्ट जो आपका कॉलिटी प्रॉपर्टीज था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट कॉलिटी प्रॉपर्टी यार स्टार्ट करने से पहले आपको एक फंडा सिंपल बताने वाला हूं यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के बोलो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप अगर टेम्परेचर बोलो इंक्रीज करोगे तो आपका जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर या अल्टीमेटली बोलो मैं प्रेशर के बीच में सिंपल एक इक्वेशन होता है, रिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे जो नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो ये है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या होती है सिंपल, ये ln P2 by P1 equals delta H vaporization by R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, ये इक्वेशन होती है सिंपल। ये इक्वेशन कहां से आई, इसका डेरिवेशन क्या है, ये अपने मतलब का नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, आपको बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, उनको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, वो आपको जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये P2 और P1 बोलो क्या है, किसी T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है और किसी T2 टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर क्या बोलो मान लीजिए P2 है। ठीक है, ये R तो आपको गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी। और डेल्टा H वेपराइजेशन या एंथैल्पी चेंज है उस लिक्विड या सॉल्यूशन का क्या वेपराइजेशन करने में। ठीक है, अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन का होता है, बट हम लोग यहाँ पे डायल्यूट सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए जो सॉल्वेंट है उसी का हम लोग यहाँ पे डेल्टा H वेपराइजेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं एक न्यूमेरिकल जैसे आपसे बोल देता है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है ना कि वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो आपका 760 टॉर होता है। ठीक है, 760 mm ऑफ Hg होता है। बट एक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको Vp पता है वाटर का, आप समय किसी दूसरे टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर या किसी दूसरे वेपर प्रेशर पर उसका जो टेम्परेचर क्या होगा ये से पूछ लिया जाए तो आपको सिंपल देखो इस न्यूमेरिकल इस इक्वेशन के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि at which temperature the vapor pressure of water will be 700 torr। ठीक है, 700 torr। आपको पता है यहाँ पे वाटर का जो एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन होता है वो कितना होता है, डेल्टा H वेपराइजेशन जो होता है वाटर के लिए वो आपका होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। आपको यहाँ पे देखो यार ये जो एंथैल्पी चेंज है वेपराइजेशन वो मोलर एंथैल्पी चेंज है। मोलर मतलब क्या है, एक मोल के लिए। ये वैल्यू हम यहाँ पे जो पुट करेंगे वो फॉर 1 मोल, बट यहाँ पे जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन बोल क्या गिवन है, 540 कैलोरी पर ग्राम। ये पर ग्राम में आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर मोल के लिए। तो आप सिंपल यार वाटर का जो मोलर मास बोलो कितना होता है, 18 होता है। ये 1 ग्राम के लिए गिवन है, आपको 18 ग्राम के लिए इट मींस 1 मोल के लिए निकालना है। तो आप सिंपल इसमें क्या करोगे, 18 का मल्टीप्लाई कर दोगे 540 into 18, ये आ जाएगा कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो आपको पर मोल वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी 700 टॉर। तो आपको पता है इंफॉर्मेशन कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, अच्छा यहाँ पे T1 और T2 पता है, ऑब्वियस बात केल्विन में है। ठीक है, ये सेल्सियस में नहीं है, तो 100 डिग्री सेल्सियस या बोलूं मैं आपसे अल्टीमेटली बोलूं इसमें 373 केल्विन पे ये मान लीजिए आपको T2 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर P2 बोलो कितना होता है, सबको पता है, बोलो कितना 760 टॉर होता है। ठीक है, ये 760 होता है। अब देखिए यहाँ पर T1 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और P1 आपको गिवन है, कितना गिवन बोलो 700 टॉर। ठीक है, और देखो इसके साथ बहुत सारे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे पूछूं सिंपल
कि मान लीजिए अनियन को जब कोई कुक है चॉप करता है, ठीक है, तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। बट अगर मैं बोलूं रूम टेम्परेचर पे कोई अनियन को चॉप कर रहा है, ठीक है, उस टाइम और सेकेंड एक कंडीशन है कि जब मान लीजिए फ्रिज में रखा हुआ प्याज है, अनियन है, उसको निकाल के चॉप कर रहे हैं आप, तो बताइए किस केस में आपकी आंखों में या कुक की आंखों में आंसू ज्यादा आएंगे? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि आपको रूम टेम्परेचर पे चॉप करना है ऑनियन और एक है फ्रिज से निकाल के अनियन को चॉप करना है, ठीक है ना। तो किस कंडीशन में अनियन का जो वेपर्स ऑब्वियस बात है आंखों में जाता है तभी आंसू आते हैं, तो आंसू ज्यादा किस में आएंगे? तो आपको पता है सिंपल यार कि जिस केस में फ्रिज वाला केस है, फ्रिज वाले केस में क्या होगा कि वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे अगर टेम्परेचर कम है तो ये ऑब्वियस सी बात है जो अनियन का कंटेंट जो वेपराइज करता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टी कम है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इट मींस कम वेपर्स आएंगे आंखों में और उसके आंसू भी कम ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक ये एग्जांपल था इसका, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं कि आप टी बनाते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन एक अच्छा इक्वेशन आपको याद रहेगा, ठीक है। और ये हम लोग आगे इसको अप्लाई भी करेंगे आज नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आर की वैल्यू यार कैसे रखते हैं आपको सब पता है, कैलोरी में अगर एनर्जी गिवन है आप सिंपल 2 रखोगे, और ये अगर जूल में है तो आप 8.314 पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात तो हो गई क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन की। अब हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी शायद आप जानते हैं क्या, वो ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, ऐसा टेम्परेचर जहां पर उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है ना। कैसे इसका सिंपल फंडा है, देखो मान लीजिए कोई ये लिक्विड है, ठीक है, और ये ऑब्वियस बात है वोलेटाइल है तो यहाँ पे इसकी वेपर्स बनेंगी, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर आएगा। तो अब बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो 1 atm में इसको बोलते हैं 760 टॉर, ठीक है ना, 760 mm ऑफ Hg। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ही, अभी बाहर आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm में 760 टॉर है, और आपका ये लिक्विड है उसकी वेपर्स का भी प्रेशर होगा, इट मींस इसका जो वेपर प्रेशर मान लीजिए कुछ है, ठीक है। तो जहां ये वेपराइज हो रहा है तो यहां वेपर्स बन रही हैं, ठीक है, वेपर्स बन रही हैं, इसका प्रेशर है बाहर प्रेशर लग रहा है 760 का। जहां पर ये वेपर प्रेशर 760 के इक्वल हो गया, उसके बाद जरा सा क्या आप गेट करोगे इसको, तो तुरंत क्या करेगा, ये प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा थोड़ा सा। जहां इंक्रीज किया मतलब क्या, इसको ओवरकम करके ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑब्वियस बात है जो टेम्परेचर है हमारा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, चाहे वो मेल्टिंग का केस हो या बॉइलिंग का केस हो, जहां कोई चीज मेल्ट करना या कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद तो फिर टी जब तक पूरा बॉयल नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, उसी को बोलते हैं, तभी तो कांस्टेंट होता है ना वो, आप बोलते हो कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे पूरा क्या लिक्विड एक्चुअली बॉयल करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि यार टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मींस 760 टॉर, 760 mm ऑफ Hg, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। बोलो बॉइलिंग पॉइंट आपसे बोला जाए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्यूशन का बोलोगे अल्टीमेटली जिस टाइम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर के इक्वल इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अच्छा, हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जान लिया है, अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब ऑब्वियस बात है इंक्रीज कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, आराम समझना। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट मान लीजिए हमारा ये एक प्योर सॉल्वेंट है, बोलो क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और इसका ऑब्वियस वेपर्स बनेगा, बाहर जो बाहर हमारा प्रेशर है बोलो कितना है, 760 टॉर, 760 टॉर का प्रेशर लगा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट, ये क्लियर है, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब क्या किया हमने, जहां पर इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसका इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्योर वाला है तो इसको मैं मान लेता हूं TB0, ठीक है, TB0 हमने मान लिया कि
मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या बना बोलो TB नॉट, आई मीन इस टेम्परेचर में इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा 760 टॉर के, उसे हम बोल देते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब बताओ, अच्छा ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कैसा बनाएंगे, इस लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है, अब चलो इस प्योर सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया है, बोलो क्या, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा। ऑब्वियस बात है, जो आपको पता है, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, बताओ अच्छा क्या होगा, हमने पढ़ चुका, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं ना, इसका वेपर प्रेशर क्या करता है, बोलो लोअर कर जाता है। हमने लोअरिंग पढ़ी थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपने प्योर सॉल्यूट में जैसे ही एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो यार आपको पता है सरफेस में केवल प्योर सॉल्वेंट ही नहीं, अभी तो क्या, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके भी पार्टिकल्स आ जाएंगे ना। तो जो अपने सॉल्वेंट के जितने पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट हो रहे थे, तो उतने तो नहीं हो पाएंगे ना अभी। तो अब क्या होगा, इसकी इवेपोरेशन भी कम होगा, तो वहां पे वेपर्स भी कम फॉर्म होंगी, और वेपर्स कम फॉर्म होंगी मतलब क्या, अल्टीमेटली इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, या मैं बोलूं ये सॉल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इस प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, आराम से बताना, बाहर तो हमारा प्रेशर कितना बोलो 760 का। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो वेपर प्रेशर है इससे कम हो गया है। ठीक है, अच्छा 760 बाहर है, ये हमारा वेपर प्रेशर कम है अभी, तो क्या अभी इस टाइम भी बॉईल करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो अब क्या वो हमको अगर यहाँ तक इसको पहुंचाना है, इस वाले VP को, वेपर प्रेशर को, तो आपको क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, यानी यहाँ का वेपर प्रेशर आपको बढ़ाना होगा। क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद आपका जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। ठीक है ना, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया है तो अभी तो इसके इक्वल नहीं होगा, तो हमको और टेम्परेचर बढ़ाना होगा। जब और टेम्परेचर बढ़ाओगे तब फिर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब VP बढ़ जाएगा, जहां इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उस टाइम पे इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है ना, तो क्या आप बता सकते हो, मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेता हूं, क्या बोलो, TB। ठीक है ना, इसका हमने मान लिया है TB, तो यहाँ पर VP कम हो गया है, तो ऑब्वियस बात है यार, हम बोलते हैं VP और VP। VP क्या है, वेपर प्रेशर, VP क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में इनवर्स का जो रिलेशन यहाँ से आप समझ सकते हो आराम से। इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो इसको हमको टेम्परेचर और बढ़ाना होगा, तब इसके 760 के इक्वल होगा, और तब ये सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल क्या बोलो, वेपराइज होगा। ठीक है, आई मीन बॉयल होगा। ठीक है, अब देखो, अब बता सकते हो आपकी जो TB नॉट था, क्या TB यहाँ पे बढ़ गया है, तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन हो गया है, अभी यहाँ प्योर फॉर्म में TB नॉट था, आपका प्योर सॉल्वेंट का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूशन क्या हो गया, बोलो इंक्रीज कर गया है। ठीक है ना, तो क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे जो TB होगा ना, वो क्या पता है, TB नॉट से बोलो क्या है, वो कम है। ठीक है, यही इसमें एलिवेशन हुआ, यही इंक्रीमेंट हुआ, यही जो इंक्रीज हुआ है वैल्यू, उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डेल्टा TB, चेंज। कितना एलिवेशन हुआ है आपको बताना है। जैसे मैं बोल, मान लीजिए 100 है, और हमने प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो आपका 100 से 100.5 हो गया है, या 100.01 हो गया है। ठीक है ना, ऐसे इंक्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं कि 100 से 150 और 200 होता है, बहुत ही कम एलिवेशन होता है, और पॉइंट्स में आता है, ये मैक्सिमम 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, मैक्स है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, एलिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोलते हैं इसको हम डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो क्या हो जाएगा, TB ज्यादा है और TB नॉट कम है, उसको आप माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, इतने अमाउंट से ये इतनी डिग्री से इंक्रीज कर गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका, तो दैट इज एक्चुअली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब यार यहाँ पे देखो आराम से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया है। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो TB ज्यादा हो गया है, इसको बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। और एक बात याद रखना कि जो एलिवेशन होता है बहुत ही कम अमाउंट से होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है, और हम लोग ऑब्वियस बात है यहाँ पे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करेंगे तभी तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, VP जो है वो तभी कम होगा। ठीक है ना,
जैसे आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूं कि मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल ऐसे आपके जैसे एग्जांपल्स के लिए जैसे बोलूं मैं कि मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो 1 लीटर वाटर में आपने एक बार ऐड किया है 1 मोल NaCl। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल है एग्जांपल कि 1 लीटर वाटर मान लीजिए, ठीक है, 1 लीटर वाटर में 1 लीटर H2O है, इसमें आपने एक बार ऐड किया है 1 मोल NaCl, ठीक है, और एक बार इसमें आपने ऐड किया है 1 मोल C2H5OH इथेनॉल, ठीक है, उतने अमाउंट ऑफ वाटर में 1 लीटर वाटर में, ठीक है। अब बताओ अच्छा मैं दोनों केस में बोलूं कि इन दोनों केसेस में कौन से केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलो तो आप बताओ, सिंपल पता है क्या, देखो यहाँ पे जो जैसे हमने NaCl ऐड किया है, NaCl पता है क्या है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये प्योर सॉल्वेंट में आप जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या अल्टीमेटली बोलो मैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दो, यहाँ पे जब 1 मोल आप इथेनॉल ऐड करोगे ना तो ये तो क्या है, ये वोलेटाइल है, तो इसकी वेपर से बनेगी, तो अल्टीमेटली पता है इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आपको सिंपल याद है, यहाँ पे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे, उसको ऐड करने की बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके अच्छा, किसी भी प्योर सॉल्यूट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, एक एप्लीकेशन सिंपल बोल सकते हैं हम लोग, मान लीजिए जो एग होता है, ठीक है, एग को मान लीजिए बॉईल करना है, ठीक है, तो लोग करते क्या है कि जब एग की बॉइलिंग करना है और एग को बहुत अच्छे से बॉईल करना है, या इसका जो बॉइलिंग टाइम है उसको अगर डिक्रीज करना, थोड़ा जल्दी से बॉईल करना है, आपको बहुत जल्दी बॉईल करना है या बहुत अच्छे से बॉईल करना है, तो आप क्या करते हैं ना कि उसमें थोड़ा सा वाटर में हम NaCl आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं जो एग की बॉइलिंग बहुत अच्छी होती है, या सिंपल बोलो में थोड़ा कम टाइम लगता है। उसका सिंपल रीजन यार यही है कि आप उसमें जब NaCl आपने ऐड किया, ठीक है, तो NaCl क्या है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, आपने जैसे वाटर में ऐड किया तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। प्योर सॉल्यूट में आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने मतलब क्या कि अभी वो बाद में फिर जो आपका भी 100 में मान लीजिए हो रहा था, तो 100 से बाद में फिर वो बॉइल होगा, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से फायदा क्या होगा कि आपको जो बॉइलिंग उसका नहीं होगा अभी तो उसको ज्यादा हीट मिलेगी, ठीक है। तो एक था एक को जो एक में एक बॉइल कर रहे हैं लोग, तो एक के आसपास जो हीट है वो हीट क्या बढ़ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना, उसको ज्यादा टाइम मिल गया, नहीं वाटर तो अगर बॉइल हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो अच्छे से आपका बॉइल नहीं हो पाएगा एग, ठीक है, इसलिए एग का जो बॉइलिंग होती है अच्छी होती है और थोड़ा टाइम भी कम लगता है, ठीक है ना। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं इसके, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पे बात किया है कि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसको हम दूसरी तरफ से बात कर सकते हैं कि मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, अभी हमने बोला कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इससे बॉइलिंग पॉइंट उस प्योर सॉल्यूट क्या हो गया, बोलो इंक्रीज कर गया। अब मैं इसको दूसरे टर्म से बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि आपको जो मान लीजिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर में कैसे डिपेंड करेगा। ऐसे बोलूं मैं आपको जो बाहरी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको मान लो मैं बोलूं इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अभी मान लो 760 था जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर होता है वो 760 मान लीजिए, अब बोल रहा हूं मैंने इसका प्रेशर आप इंक्रीज कर दो, ठीक है। मान लीजिए आपने अगर प्रेशर इसका इंक्रीज कर दिया तो बोलो क्या होगा कि जो वेपर्स अभी इसके 760 के इक्वल हो रही थी, तो अभी तो क्या इसका प्रेशर बढ़ गया है, तो अब इस वेपर्स का भी क्या करना होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी तो इसको इक्वल होगा ना, और तभी ये लिक्विड क्या होगा, बॉइल करेगा। बॉइलिंग पॉइंट आप ऑलरेडी जान चुके हो कि जहां पर जिस टेंपरेचर में वेपर प्रेशर और जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए। हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर को भी हमको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने मतलब क्या, हमको और हीट करना होगा, उसका टेंपरेचर और बढ़ाना होगा। हम जब और टेंपरेचर बढ़ाएंगे तब बोलेंगे और वेपर्स बन गई, उसका वीपी क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया, और तब फिर उसके इक्वल होगा आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है और तब वो बॉइल करेगा। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं जब आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दोगे ना तो अल्टीमेटली पता है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आप कोई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है ना उसको भी इंक्रीज कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से आप मतलब समझ रहे अच्छे से, ठीक है। जैसे आप मैं बोलूँ आपसे कि बहुत सिंपल कॉमन ये एप्लीकेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक आप बोलते हो कि जो प्रेशर कुकर होता है ना, तो प्रेशर कुकर का सिंपल एप्लीकेशन एक्चुअली यही होता है कि प्रेशर कुकर में बोलूँ मैं कि जो बॉइलिंग होता है वाटर का, वो तो क्या होता है सिंपल, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रेशर कुकर से क्या होता है कि जब जैसे आपने प्रेशर कुकर का जो आपका कुकिंग जो कुक में ऊपर लिड होता है ना, उससे क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर गया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो आपका लिक्विड सरफेस था उसके जो ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर एक्चुअली आप इंक्रीज कर रहे हो, जो प्रेशर कुकर में आप वो ऊपर से क्लोज करके लिड लगा रहे हो, उससे उसका प्रेशर बढ़ रहा है एक्चुअली। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, आपका जो वेपर प्रेशर है अभी तो उसको इक्वल होना है ना, उसको अभी तो कम हो गया ये, तो आप क्या करोगे फिर इसको और हीट करोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली पता है बढ़ जाता है। तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि और ज्यादा हीट मिलेगी, जो भी आप वहाँ कुक कर रहे हो जैसे राइस है या, तो उसको क्या और हीट मिलेगी तो और अच्छे से वो फिर वो पकता है, ठीक है ना। तो आपका जो कुकिंग टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है, या बोलूँ मैं आपको सिंपल जो कुकिंग होती है वो अच्छे से और होती है, ठीक है ना। तो उसका यही फंडा है, जो आप प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। जैसे और मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए जो हायर एल्टीट्यूड्स में होता है, हायर एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, जब आप हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है वो तो, या मैं बोलूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो क्या होता है, कम होता है ना ऊपर जाने पर, और वो अगर प्रेशर कम हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट पता है कम हो जाएगा। क्यों, अरे बाहरी प्रेशर अगर कम हो गया है तो अब तो उससे कम ही प्रेशर में, वेपर प्रेशर में बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए पहले 760 था तो वीपी को भी 760 होना था, अभी मान लीजिए जस्ट कि 750 या 745 हो गया है, तो अब तो और कम ही वेपर प्रेशर में ये इसको इक्वल हो जाएगा, और आप बोलोगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप बोलते हो वहाँ हायर एल्टीट्यूड्स में जो कुकिंग होती है बहुत लेट होती है, उसका सिंपल रीजन यही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है मतलब क्या, जल्दी से वो क्या बॉइल कर जाएगा वाटर, उतना सफिशिएंट उसको हीट नहीं मिला तो कैसे पकेगा खाना अच्छे से, ठीक है। तो सिंपल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं यार, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई है बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे कैसे होगा, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर को हम कैसे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा, ठीक है ना। तो अच्छा हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली, क्या बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन सिंपल समझ लेना है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लिए हैं कि टीबी माइनस टीबी नॉट। अब जरा इसको हम ग्राफ के रूप में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ग्राफ में इसको हम देखो कैसे देखेंगे, थोड़ा और इजी आपको इजीली वे पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हम इधर बढ़ा रहे हैं इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, ये लाइन है आपका वेपर प्रेशर का, इधर हमारा है टेम्परेचर, क्या बोलो ये टेम्परेचर, ठीक है। और आराम समझना है, मान लीजिए ये आपका है किसका बोलो, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। और इसमें आपने सिंपल ये हमारा क्या है बोलो कर्व, ये है आपका सॉल्यूशन का। जब नॉन वाटर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो बना है आपका सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का ये कर्व है, ठीक है। अब बताओ यहां पर मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूं 1 एटीएम, इसको हमने लिया है 1 एटीएम प्रेशर। अच्छा बताओ 1 एटीएम पे ही तो जो टेम्परेचर में 1 एटीएम पे इक्वल हो जाएगा आपका इस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसी टी को तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। जो सॉल्वेंट जो है, ये प्योर सॉल्वेंट जो है, उस प्योर सॉल्वेंट का जहां जिस टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर यहां पे आ रहा है, इसको बोल रहा हूं मैं टीबी नॉट। इस टेम्परेचर पे इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जहां इक्वल हो गया 1 एटीएम पे, तो हम बोलेंगे यही क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये तो क्या है, इधर वीपी है ना, ठीक है, आराम समझना, इधर है ये आपका वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या किसी का भी वेपर प्रेशर जहां इक्वल हो गया 1 एटीएम में, तो हम बोलेंगे वही टेम्परेचर उसका क्या बोलो बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको साफ-साफ दिख रहा है इस लाइन पे, ये क्या है बोलो टीबी नॉट हमने माना है, ठीक है। हमने इसमें कोई नॉन वाटर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, बन गया सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना, देखो बढ़ गया, ये देखो बढ़ गया, ये बॉइलिंग पॉइंट आया सॉल्यूशन का टीबी, हमने क्या मान लिया बोलो टीबी। ये है टीबी नॉट, ये है टीबी, देखो टीबी नॉट कितना है, टीबी नॉट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज योर दिस गैप, इसको बोलते क्या बोलो डेल्टा टीबी। बोलो क्या है, टीबी में टीबी नॉट बटा दो, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और देखना सॉल्वेंट का ही कर्व फॉलो करता है ये सॉल्यूशन, ठीक है, आपको सिंपल इसे याद रखना है। अब एक बात मैं पहले ही बोल चुका हूं क्या, जो एलिवेशन होता है ना बहुत ही कम होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा एलिवेशन होता है इसमें, वो मैक्सिमम 1 डिग्री या पॉइंट्स में ऐसा एलिवेशन होता है, ठीक है। चलिए ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं कि डेल्टा डीबी का हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे फार्मूला, ठीक है। कई बार जेईई में क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके नीट वगैरह में, ठीक है, उसको हम कैसे फॉलो करेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे आता है, उसमें हम थोड़ा ध्यान देने वाले हैं अभी। तो आप थोड़ा एक बात को यहाँ समझ लेना आराम से, आप एक सॉल्यूशन वाले कर्व को आराम से देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन वाले कर्व को तो देखना है यहाँ पे सॉल्यूशन में, देखना एक प्रेशर 1 एटीएम पे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना बोलो टीबी हमने माना है, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन में देखो टीबी नॉट पे एक दूसरा प्रेशर हमने मान लिया है, ये कहीं यहाँ पे ये है, इसको मैं जस्ट लेट्स से पी बोल दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक टेम्परेचर टीबी नॉट पे इस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है बोलो पी है, और एक टेम्परेचर टीबी पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो कितना है 1 एटीएम, ठीक है। तो चलो इन्हीं दो P1 P2 और T1 T2 को जल्दी से हम लोग अप्लाई करने वाले, पता है किसमें, जस्ट वही अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, इसको बोलो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को याद करेंगे और इसी में से ये जो हम लोग फॉर्मूला है डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, आइए बोलो क्या था, ln P2 by P1 equals delta H vaporization। पहले बोल चुका हूं मैं, यहाँ पे ये है मोलर एंथैल्पी चेंज, और यहाँ पर अपने पास सॉल्यूशन का होना चाहिए, बट ये बहुत डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं, तो सॉल्यूशन का अल्टीमेटली मतलब क्या, बहुत कम सॉल्यूट है उसमें, तो हम सॉल्वेंट का एंथैल्पी चेंज यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए बाई R, और इधर क्या बोलो 1 by T1 minus 1 by T2 बोलो। यहाँ पर हमने बोला था ना अभी जो कर्व बना था, क्या था कि जो हमारा P2 कितना था बोलो 760, या मैं इसको एटीएम में बोल दूं कितना था 1 एटीएम, और इस टाइम सॉल्यूशन का टेंपरेचर बोलो कितना था TB, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपने T2 मान लिया, ठीक है, इसको T2 मान लो, T2 बोलो क्या है TB, P1 वो नीचे वाला क्या माना था हमने, जैसे क्या बोला था P बोल दिया था, नहीं उस टाइम बोलो कितना T1 था हमारा TB नॉट। चलो ये P1 P2 T1 T2 की वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखो यहां पर कुछ आने वाला है, P2 कितना 1 by P इक्वल्स, ये तो आपको गिवन होगा, ठीक है, R ये पता है आपको ऑलरेडी, 1 by T1, T1 क्या है बोलो 1 by TB नॉट माइनस 1 by TB, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, आराम से, मतलब बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, बट एक्चुअली कहां से आता है कैसे आता है थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जानना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। अदरवाइज आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। चलिए P1 by P ये कितना आ गया इधर डेल्टा H वेपराइजेशन by R, इधर हमारा है एलसीएम ले लो क्या TB माइनस TB नॉट by ये आ गया TB नॉट इनटू TB, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, TB माइनस TB नॉट क्या यही हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा H वेपराइजेशन यहां पर, और ये R हो गया, इसको बोलते हैं क्या बोलो डेल्टा TB। अब एक बात और बोल रहा हूं आपसे मैं क्या, कि TB और TB नॉट में जो बहुत खास डिफरेंस नहीं होता है, बहुत अप्रॉक्सीमेट दोनों आसपास होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल जो TB को अप्रॉक्स इक्वल बोलो क्या TB नॉट बोल सकते हैं, यहाँ मैं वैल्यू दोनों को इक्वल कर दे रहा हूँ, तो TB नॉट के टर्म्स में देखो क्या आएगा ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। TB इक्वल TB नॉट कर दिया हमने, TB नॉट स्क्वायर हो गया, ये जितना आ गया, ठीक है। चलिए इसको आगे हम देखते हैं। ओके देखिए यहाँ पर इधर है हमारा ln 1 by p, ln 1 by p, ठीक है।
और इधर तुम्हारा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर डेल्टा टीवी बाय टीवी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आरएचएस इतना है। अब मैं थोड़ा एचएस में बात पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में आ रहा हूं। ठीक है, देखो एचएस आपका जो है ln 1/p, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखा आराम से, ln, इसको मैं लिख सकता हूं ln, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल 1 प्लस और 1 माइनस कर रहा हूं इसमें, 1 प्लस और 1 माइनस, देखना इसको ln 1 प्लस, यहां पे एलसीएम ले लो तो क्या आ गया 1 माइनस p बाय p। ठीक है, ये आपने क्यों, हम लोग इतने में क्यों एलसीएम ले रहे हैं इसको। ठीक है, ये हो गया ln 1 प्लस, अब ध्यान से इसको देखिए 1 बाय p माइनस p, 1 माइनस p बाय p, इसको आराम से ध्यान देखिए। 1 बोलो क्या है, ये है प्योर या बोलो मैं जो वेपर प्रेशर है हायर टेंपरेचर पे। ठीक है, ज्यादा वाला प्योर सॉल्वेंट का, ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। P नॉट हमने माना था ना, P नॉट हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहां माना था P नॉट। और फिर क्या हो गया, उससे कम हो गया वेपर प्रेशर, डिक्रीज हो गया आफ्टर क्या, मिक्सिंग ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वो क्या है यहाँ पे P है। ठीक है, अब बाय P, वो हमने क्या माना था इसको PS बाय PS, तो आपको याद आ रहा होगा क्या, P नॉट माइनस PS बाय क्या बोलो PS, इसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा है ना, क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको स्मॉल एन बाय कैपिटल एन के लिख सकते हैं। स्मॉल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन क्या बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इसका एक फॉर्मूला और था, बोलो क्या, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, याद है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। याद है सबको अच्छे से, ठीक है ना, सबको याद है ये वाला। ठीक है, चलो ये अप्लाई करते हैं। आप देखो P नॉट माइनस PS बाय PS, P नॉट माइनस PS बाय PS, n बाय n, देखो मैं क्या कर रहा हूं, n बाय n। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ln 1 प्लस x का फॉर्म दिख रहा है, तो इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता है ये जो x है अगर बहुत स्मॉल है तो इसकी जो हायर पावर्स होती है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी बहुत वैल्यूज कम आएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो n बाय n की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, बहुत कम आएगी। ठीक है ना, तो इसका एक्सपेंशन जब करेंगे ना, पता है x प्लस देन x स्क्वायर इनटू समथिंग प्लस x क्यूब, ये पावर्स हायर पावर्स क्या करेंगे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और अल्टीमेटली पता है क्या आएगा, 1 प्लस x क्या होता है x प्लस, इसको तो यहाँ पे क्या बोलो n बाय n, n बाय n, n बाय n, n बाय n प्लस n बाय n का स्क्वायर एंड समथिंग आएगा। ये स्क्वायर्स या क्यूब वाले आगे इतनी पावर्स हैं, सब हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, यहाँ पे डिलीट करते हैं, तो अल्टीमेटली पता है क्या आ गया, ये n बाय n आ गया। ये आप पढ़े होंगे ना मैथ्स में 11 प्लस 6 का जब एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये n बाय n आ गया यार। ठीक है, तो एलसीएस मैंने सॉल्व कर लिया, n बाय n यहाँ कैसे आया आपको पता है। ठीक है, अब देखो इसको हम इक्वल कर रहे हैं आरएचएस के, आरएचएस के इक्वल कर रहे हैं। आरएचएस बोलो क्या था हमारा अभी, n बाय n, तो यहाँ पे क्या आ गया n बाय n इक्वल्स, याद है, डेल्टा h वेपराइजेशन बाय r, और यहाँ पे था डेल्टा TB डिवाइडेड बाय क्या था बोलो, TB नॉट का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए भैया, n बाय n का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ये सब क्यों कर रहे हैं पता है ना, आपको पता है जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो अल्टीमेटली मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट का कितना मोल्स है कितना पार्टिकल्स उस पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं, और ये भी हमने बात किया था क्वालिटी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो उसी सॉल्यूट का जो आपका मोल्स है, यहाँ पे ऑयल है तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी बोलो क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम सिंपल इससे रिलेट कर रहे हैं, किससे बोलो, सभी क्वालिटी प्रॉपर्टीज से। ठीक है ना, सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो आपको पता है यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना, वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट के यहाँ पे इससे इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब बताना नाम से n बाय n का जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट टर्म्स में मोलैरिटी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है बोलो, या मैं बोलूं P नॉट माइनस PS बाय PS का, तो ये होता है बेटा m, ये है m सॉल्वेंट, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000 इक्वल डेल्टा H वेपराइजेशन बाय R
ये हो गया डेल्टा टीबी, ये हो गया टीबी नॉट का स्क्वायर। अब आप बस कुछ बाकी नहीं, इसमें आराम से निकालो। बोल टू डेल्टा टीबी क्या है, बोलो डेल्टा टीबी क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया आर टीबी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। देन ये है आपका एम सॉल्वेंट, ठीक है, ये है स्मॉल एम, एंड इधर ये आ गया डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू ये 1000। और बाकी गया कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको, ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट है यार। ये क्या टीबी नॉट क्या बोलो, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता होगा, ठीक है, वो गिवन होगा, वो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है यार। मोलर मास की सॉल्वेंट का कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट होगा किसी सॉल्वेंट के लिए, और कांस्टेंट है। ये सब वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको हम बोलते हैं, ये आ गया डेल्टा टीबी इक्वल्स, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या पता है, केबी इनटू एम। स्मॉल एम बोलो क्या है, मोलैरिटी। ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी इक्वल केबी इनटू एम। केबी को क्या बोलते हैं, थोड़ा समझ लीजिए आराम से। केबी को हम क्या बोलते हैं, केबी को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो, मोलर। केबी को बोलते हैं कि हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका एक और नाम होता है एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज केबी, ठीक है। अच्छा, केबी यार मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको गिवन रहता है, ठीक है, बट केबी कई बार केबी केवल आपको गिवन नहीं रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा सम अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू। पता है केबी का फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो, बोलो केबी हमने इसको माना है ना, बोलो केबी इक्वल क्या होता है, केबी इक्वल बोलो यहां से आपको रटना नहीं है, बोलो क्या है, आर टीबी नॉट का स्क्वायर एम सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू 1000। ये होता है आपका केबी, ठीक है। ये है आपका केबी। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे आपको डायरेक्ट में आपको बोलता है केबी ये होता है, तो आप भी बोलते हैं कहां से आया, कैसे आया। अभी आपको पता चल गया ना केबी कहां से आया, कैसे आया, फ्रॉम दैट क्लासेस के फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए तो केबी को निकाल लेना। अच्छा हां, इसमें वैल्यूज कैसे कैसे पुट करना है यार, बहुत इजी है। देखो टीबी नॉट तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट का आपका बॉइलिंग पॉइंट है, केल्विन में पुट करना है, ऑब्वियस बात केल्विन में ही रखना है, ठीक है। ये एंथैल्पी चेंज है, जो सॉल्वेंट है उसका एंथैल्पी चेंज वेपराइजेशन गिवन होगा। मोलर एंथैल्पी चेंज है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये मोलर एंथैल्पी चेंज है। ये पर ग्राम में अगर गिवन है, आप उसको पर मोल कन्वर्ट करोगे तब आंसर करोगे, ठीक है। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये ग्राम में करना आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, हम 1000 से डिवाइड कर चुके ना ऑलरेडी। 1000 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, वो केजी में नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो केजी में आपको मोलरिटी लानी होती है ना, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड किया था, जो आपका लास्ट फॉर्मूला था P नॉट माइनस PS वाला, ठीक है। तो आपको मोलर मास जो रखना है, मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पे, जो मोलर मास है सॉल्वेंट का, बोलो किसमें पुट करेंगे हम, ग्राम में पुट करेंगे। और जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो हम एंथैल्पी चेंज है पर मोल, ये पर मोल है, ठीक है, ये पर मोल है। और इसकी यूनिट जिसमें गिवन है कि उस पर डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे। मान लीजिए एंथैल्पी चेंज आपको दिया है कैलोरी में, आर पुट क्या लोगे आप 2, ये अगर जूल में दिया है तो आर आप पुट करोगे बोलो किसमें 8.314। और सब आपको पता है, केबी निकाल लेना उससे, ठीक है, केबी निकल आएगा, मोलैरिटी पता आपको होगी, ठीक है, केबी इनटू एम। आप एलिवेशन निकालोगे, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड वन मोर थिंग क्या कि केबी का यूनिट याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूनिट्स भी आनी चाहिए, ठीक है। यूनिट क्या होगी केबी की, ओके, केबी की यूनिट क्या होगी बोलो यहां से याद आएगा केल्विन, और इधर आ गया किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम, एंड ये आ गया पर मोल, ठीक है, ये पर मोल हो गया, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है।
ये इसका यूनिट होता है, या इसका एक और यूनिट होता है सिंपल, इसको मैं और एक दूसरे फॉर्म में लिखूंगा। तो केल्विन मोलर इनवर्स, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है ये जेईई में, केल्विन मोलर इनवर्स, ठीक है, ये भी इसका सिंपल एक यूनिट होता है। तो आपको केवी की यूनिट्स भी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो ये आप इनको कॉपी करिए। केवी की यूनिट ये होती है एंड क्या क्या वैल्यूज किसमें अब जब यार फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसमें यूनिट्स का ऑब्जेक्ट पर बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो अच्छा होना चाहिए आपका, अदरवाइज उसके साथ साथ आपको यूनिट्स क्या है और कौन सी यूनिट में कौन सा फॉर्मूला कब कैसे अप्लाई करते हैं ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे यार, देखो प्रैक्टिस आप लोग भी करोगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा कैसे हम लोग यूनिट चेंज करते हैं, कैसे क्या यूनिट रखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आपको सभी का एक ही यूनिट बता रहा हूँ आपको कि आपको कौन कौन सा यूनिट किस में रखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये होगी बात केवी की। इसको बोलते हैं एब्रेस्कोपिक कांस्टेंट, एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये अलग-अलग सॉल्वेंट के लिए अलग होता है, ठीक है। ये आपको गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो आप ऐसे फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो। एंड सेकंड थिंग, एक बात और क्या कि कई बार पता है ये एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ना देके ये एलवी लेता है। एलवी क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी। कई बार आपको एलवी दे देगा, तो पता है एलवी के सिंबल में इसको अगर बनाऊं फॉर्म में, एलवी के फॉर्म में, तो उसको हम लिख सकते हैं kb इक्वल r tb नॉट का स्क्वायर बाय lv इनटू 1000। ये दूसरा फार्मूला, दूसरा क्या वही फार्मूला है सिंपल। देखो ये क्या है आपको पता है, जो लैटेंट हीट होता है वेपराइजेशन का वो पर ग्राम होता है, ठीक है ना, वो पर ग्राम होता है, ठीक है। बट आपको यहाँ तो रखना है पर मोल में, तो ऑब्वियस बात है उसको जब डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली ये एलवी बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, क्या बोलो क्या आ गया, एलवी के नाम में, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। जो भी गिवन आप आउटपुट कर दो डायरेक्ट r tb नॉट 1000, ठीक है। तो kb की दूसरी वैल्यू यहां पे आ सकती है, ठीक है। ओके, आई थिंक यूनिट्स सब क्लियर हो गई है। kb क्या होता है, डेल्टा tb फार्मूला आपके पास आ गया है, kb इनटू m, स्मॉल m बोलो क्या है, मोलैरिटी, क्या बोलो, मोलैरिटी। चलिए ये सब बातें हो गई हैं, ठीक है। अच्छा क्वालिटी प्रॉपर्टीज पता है, क्वालिटी प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो आपका बहुत पहले से लोग बात कर रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसे एक क्वेश्चन जस्ट याद आ गया, मैं आपसे बोल देता हूं, हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें आ रहा है न्यूमेरिकल्स में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से कई बार बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे क्या बोलता है कि मान लीजिए आपका Ki का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। ये आराम से सुनना, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नहीं है एलिवेशन का, बट क्वालिटी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपका Ki का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हम जब ऐड कर देते हैं HgI2, ठीक है, मर्क्यूरी का आयोडाइड सॉल्ट होता है HgI2, ठीक है। इसको जब ऐड कर देते हैं ना, पता है तो क्या होता है कि जो Ki का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअली इंक्रीज कर जाता है। व्हाई? वेपर प्रेशर ऑफ Ki एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन वी ऐड मर्क्यूरी को आयोडाइड HgI2। इसको ऐड करने से इसका Vp क्यों बढ़ जाता है, ये बोल रहा है। तो इसका जो आंसर सुनो, सिंपल कैसे होता है, आपको पता है जो क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है कितना पार्टिकल है या मोल्स है सॉल्यूट पे, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। होता क्या है इसमें कि देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखो हमने ये Ki का एक्वस सॉल्यूशन था, अब इसमें हम एक HgI2 ऐड कर रहे हैं, सिंपल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूट ऐड करने से तो पार्टिकल्स उसके ज्यादा हो गए, तो क्वालिटी प्रॉपर्टी बढ़ जानी चाहिए, ऐसा क्या, ठीक है। क्वालिटी प्रॉपर्टी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलूं मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो भी क्या था, क्वालिटी प्रॉपर्टीज था। लोअरिंग भी बढ़ जानी चाहिए, लोअरिंग बढ़ जानी चाहिए मतलब क्या, Vp तो और कम होना चाहिए ना, बट यहाँ Vp तो इंक्रीज कर रहा है। अब बात समझ रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि जो आपने सॉल्यूट इसमें ऐड किया है, ठीक है, सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, उसके पार्टिकल्स बढ़ने चाहिए, तो बढ़ने चाहिए तो फिर अल्टीमेटली क्वालिटी प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए। क्वालिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो लोअरिंग इंक्रीज करना मतलब क्या है, जो Vp होगा सॉल्यूशन का और कम होना चाहिए,
तभी मतलब क्या लोअरिंग है, मान लो 760 था, मैं बोलूं 700 था, लोअरिंग ज्यादा हो गई 50 हो गई, लोअरिंग 50 हो गई मतलब क्या उसका तो और 760 से 710 ही हो गया ना, तो उसका वेव प्रेशर क्या कम होना चाहिए। पर यहाँ पता है बीपी बढ़ जा रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, सिंपल होता क्या है यहाँ पे कि आपका जो HgI2 होता है ना वो Ki के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर ये बनता है आपका एक्चुअली K2HgI4, ये बनता है K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इससे हुआ क्या, इससे चेंज क्या है, देखो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 के लिए, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ हुआ क्या, आराम से देखना इसको, ठीक है। अब देखो मैं बोलूंगा इस वाले में कितने आयंस हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, याद है, बोलो K2HgI4 है, कितने आयंस बोलो बनेंगे इसमें, वही 2K+ और HgI4 2- ये बनेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितने आयंस हैं, 2 मोल ये है और 1 मोल ये है, अल्टीमेटली यहाँ पे 3 मोल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आफ्टर एडिंग दिस HgI2। बट HgI2 ऐड करने से 3 मोल पार्टिकल्स बन गया, इससे हुआ क्या, देखो HgI2 ने कितने मोल क्या ही कंजन किया, कंज्यूम किया, बोलो 2 मोल, 2 मतलब क्या 2K+ और 2I-। अरे 2 मोल Ki का मतलब क्या होता है 2K+ 2I-, ये टोटल कितने मोल्स बोलो 4 मोल्स हैं, ठीक है। अब देखो अभी सॉल्यूट के बोलो कितने पार्टिकल्स थे 4 मोल्स, अरे जब HgI2 आएगा तो इसके 4 मोल कंज्यूम करेगा, 4 मोल आयंस, 4 मोल नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल्स सॉल्यूट के कंज्यूम करेगा, और 4 मोल से पता है कंज्यूम करके अल्टीमेटली बनेगा कितना बोलो 3 मोल। आप इस बात को आराम समझना, ये अगर HgI2 नहीं होता, HgI2 नहीं होता आराम से 2Ki में क्या होता 4 मोल्स होते, बट जब HgI2 आया ना तो इसने इसके 4 मोल कंज्यूम किए, और 4 मोल कंज्यूम करने के बाद 4 मोल पार्टिकल्स कंज्यूम करने के बाद 4 मोल आयंस कंज्यूम करने के बाद अल्टीमेटली उसने केवल 3 मोल्स आयंस बनाए हैं। तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ पार्टिकल्स क्या यहाँ पे डिक्रीज हो गए हैं, बिल्कुल डिक्रीज हो गए हैं। मोल्स ऑफ पार्टिकल पता है डिक्रीज कर गए हैं, अगर मोल्स ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गए इसका मतलब पता है जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, जो लोअरिंग इन Vp है वो क्या होगा, अरे वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर लोअरिंग कम हुई है मतलब अल्टीमेटली पता है Vp क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इस बात को समझ रहे हो ना, लोअरिंग कम कर दी इसने, पहले क्या 4 मोल पार्टिकल्स है 3 मोल पार्टिकल्स बचे, तो जितनी भी क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लोअरिंग भी कमी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली बोलेंगे Vp उसका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन हेंस 174 mg ऑफ ऑक्टेटॉमिक सल्फर, ठीक है। ब्रोमीन आपको पता है सॉल्वेंट होता है, ब्रोमीन का बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट तभी क्या होगा जब हमने ऐड किया है 174.5 mg ऑफ एसिड, एसिड का हमने इतना ग्राम उसमें ऐड कर दिया है, तब उस सॉल्यूशन का अल्टीमेटली क्या बॉइलिंग पॉइंट या बोलूं मैं अल्टीमेटली ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस बात है इंक्रीज कर जाएगा ना, एलिवेशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा वो पूछ रहा है, और सॉल्वेंट का वेट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। केबी की वैल्यू चलिए करते हैं, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, एलिवेशन निकाल लेते हैं, एलिवेशन आ जाएगा तो प्योर वाले में आप ऐड कर देना, जितना एलिवेशन आएगा तो अल्टीमेटली ब्रोमीन का तब का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे वाटर मान लो 100 है और एलिवेशन हुआ 1 का, तो जो सॉल्यूशन बना उसका कितना बॉइलिंग पॉइंट आएगा 101, ठीक है ना। चलिए तो बोलो डेल्टा TB इक्वल लगाएंगे वही Kb into m, Kb की वैल्यू गिवन है आपको 5.2, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है S8। अच्छा S8 का वेट दिया यार, इसका मोलर मास पता है ना, ये निकालो कितना आएगा 32 का होता है, 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये 256, ठीक है 256। चलिए तो वेट बाय उसका मोलर मास तो 174.5 बाय 256, 174.5 बाय 250, ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 78
इसका अच्छा ग्राम में केजी को 1000 कर दो। अभी आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हो गया मोल्स 174। अच्छा वंस अगेन ये भैया इसको एमजी गिवन है, आप देखना ये एमजी है तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो इसको। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रोटीन फॉर्मेट से सिंपलीफाई करना होगा। अरे करना होगा ना, करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है केबी की वैल्यू, बस हो गया। डेल्टा टीबी से निकाल लेना, ठीक है, इससे डेल्टा टीबी निकाल लेना। तो पता है इसका डेल्टा टीबी निकालोगे आप, निकालना इसका डेल्टा टीबी जो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका ये 0.045 ये आ जाए इसका, ठीक है। इसका डेल्टा टीबी आएगा 0.045 आएगा। अच्छा उसका डेल्टा टीबी होता क्या है, ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। आपको निकालना है टीबी तो क्या आएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी है 0.045 प्लस गिवन है आपको 332.15, ऐड कर दो इसमें तो आ जाएगा 332.195 कैलोरी। तो ब्रोमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ गया है, कितने अमाउंट तक बढ़ा है, बहुत कम यार 0.045, मैंने पहले बोला था बहुत कम इसमें एलिवेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल था, रिलेशन आपको नहीं मिल जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसमें, मैं जो कि आपको एनसीईआरटी है और जो भी अदर बुक्स आप फॉलो करते हो, ठीक है। हम लोग अलग से तो सभी जेईई क्वेश्चंस के हम करेंगे, ठीक है, हम लोग प्रॉपर चैप्टर पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।